वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इम्तियाज़ अली ने, जनरल सर्जन हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब हमारे पास दो डॉक्टर हैं, एक हमारे पास हेपेटोलॉजिस्ट है और एक हमारे पास सर्जन है। अब हम दोनों से मिला के पूछेंगे। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे कि लिवर बायोप्सी जो की जाती है वो किन किन सिचुएशंस में की जाती है? लिवर बायोप्सी की अपनी इंडिकेशंस हैं, जिसमें कोई इनडिटरमिनेट मैस है, कोई ऐसा मैस है लिवर में, कोई ऐसा स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है जिसका ये डिटरमिन नहीं हो रहा है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, या ये इवन कि ये कैंसर है या नहीं। सेकेंडरी से मतलब मीनिंग टू से कि अगर फ़र्ज़ करें एक मैस एक लिवर में डिटेक्ट होता है ऑन अल्ट्रासाउंड, एक पेशेंट है जो अंडर इन्वेस्टिगेशंस है फॉर वेट लॉस और फॉर एनी इल हेल्थ, और उसमें एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन अगर लिवर में आ जाता है तो और एज भी ऐसी है लाइक 50 और 60 इयर्स, और वेट लॉस की भी हिस्ट्री है, और इसमें जो लिवर के जो मैसेज होते हैं वो तकरीबन 80% अगर आप मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स की बात कर रहे हैं तो दे आर सेकेंडरी, और कुछ प्राइमरी नियोप्लाज्म्स होते हैं लिवर के। नियोप्लाज्म तो मतलब कैंसर्स, तो उसमें हम बायोप्सी करते हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि इसकी नेचर कैसी है। अच्छा, मतलब कोई भी एबनॉर्मल मास जो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एब्सिस से भी कुछ होता है डॉक्टर साहब? लिवर एब्सिस? नहीं, एब्सिस के लिए आमतौर पर बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम जो फिजिशियन है वो कई और वजूहात की वजह से बायोप्सी करते हैं। मतलब जब हमें ये पता नहीं चलता कि लिवर के एलेफ्टिक्स क्यों डिस्टर्ब हैं, लिवर की कौन सी बीमारी चल रही है, तो बाद हमें बायोप्सी करके देखना पड़ता है कि मसलन ये है कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है, या विल्सन ये क्या खुद ब खुद हम अपने आप को बैठे हेपेटाइटिस कर लेते हैं? खुद जो है वो लिवर में इन्फ्लेमेशन बगैर किसी वजह के अपनी इम्यूनिटी खुद ही लिवर को ख़राब करने लगती है, तो हमें बायोप्सी की ज़रूरत पेश आ जाती है। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ होती हैं, जैसे फैटी लिवर वगैरह में भी अभी बात हो रही थी, तो फैटी लिवर में भी हमें बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ता है कि वो लिवर में फैटी लिवर की वजह से डैमेज तो नहीं हो रही अगर एसिडिटी वगैरह बढ़ा हुआ है। या इवन हेपेटाइटिस बी और सी में भी हम लिवर बायोप्सी करते हैं देखने के लिए कि कितनी लिवर में डैमेज हो गई है। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पेशेंट ने आपने इंटरफेरॉन दे दिया, अब हमारे पास आ रहा है तो हम देखेंगे भाई क्यों नहीं रिस्पॉन्ड दिया। ये तो नहीं कि लिवर बिल्कुल ही डैमेज हो जाए तो लिवर बायोप्सी की उस वक्त की जरूरत पेश आती है। बाद का पेशेंट को फीवर चल रहा होता है। अगर आप देखिए जिस तरह बात करें, लिवर इतना बड़ा है, फुटबॉल की साइज का, जैसे मैंने बताया था, लिवर इतना बड़ा, तो ये बायोप्सी के लिए कहाँ से निकाला जाता है? कौन सा पार्ट? मामूली सी एक नीडल होती है, वो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आप जी वो एक FN फाइन नीडल एस्पिरेशन की तरह की होती है, या दूसरी ट्रूकट बायोप्सी नीडल्स भी होती हैं जो कि हम यहाँ पे दाईं तरफ से अल्ट्रासाउंड में देखते हैं लिवर कहाँ पे है, और उस एरिया को सुन करके अंदर नीडल डालते हैं और बाहर आ जाते हैं। नीडल के अंदर जाने में और बाहर आने में फ्यू सेकंड्स लगते हैं, इससे ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता। लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी नीडल होती है डॉक्टर साहब? है कितनी बड़ी नीडल होती है? नीडल तो इतनी आपका तकरीबन 3-4 इंच की होती है। नहीं, पेशेंट अगर देख भी ले तो पेशेंट को क्या है उसमें, क्योंकि वो नीडल ये इसमें ये है कि यहाँ सुन किया आपने, पेशेंट कहते हैं सांस रोके, तो पेशेंट सांस रोकता है तो आप नीडल अंदर जाती है बाहर आ जाती है। आजकल तो नीडल गन, बायोप्सी गन भी आई हुई है, बायोप्सी गन, उसमें आप सिर्फ प्रेस करते हैं, वो नीडल खुद ही वो ले लेती है बायोप्सी, आप उसको निकाल लेते हैं। तो कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, और कोई आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो 99.5% सेफ है, और आउट पेशेंट किया जाता है अक्सर। लेकिन उसके बाद पेशेंट को कुछ अर्से ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, और अक्सर तो ये डे केयर हो जाता है प्रोसीजर, या आउट पेशेंट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं इसको। सर, ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा मतलब लिवर का कैंसर कितना कॉमन है हमारे यहाँ पे, और क्या रीजंस हैं? प्राइमरी लिवर कार्सिनोमाज कॉमन है, फेयरली कॉमन है, और इसके जो दो बड़े रीजंस पाकिस्तान में हैं वो एक तो सिरोसिस, पोस्ट सिरोसिस ड्यू टू हेपेटाइटिस B and C एंड एल्कोहलिक लिवर हेपेटाइटिस, इन दोनों वजूहात की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट ये जो क्रिप्टोजेनिक लिवर सिरोसिस हैं और बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट ये जो दो कॉजेज़ हैं ये कॉमनेस्ट हैं। जो बायोप्सी की सर बात कर रहे थे, उसमें जो आपने बात की रिगार्डिंग एब्सेसेस और एमीबिक या जो पायोजेनिक लिवर एब्सेसेस होते हैं, उसमें बायोप्सी से ज़्यादा एस्पिरेशन जो है, यानी उसमें से वो सारा पस निकाल लेना एक थोड़ी रिलेटिवली लार्ज बोर नीडल से, वो इसके लिए इंडिकेटेड है। वो थेराप्यूटिक भी है और डायग्नोस्टिक भी है, उसका हम कल्चर भी करा सकते हैं, और पेशेंट का जो सेप्सिस या जो एकदम
उसका जो फीवर और मैलेस चल रहा होता है उसमें इमीडिएटली। अच्छा सर, ये भी तो है ना, देखिए जिस तरह सारी मेडिसिन अप्रॉक्सीमेटली एंटीबायोटिक सारी लिवर में आके मेटाबोलाइज होती हैं, तो हम अब लिवर का ऑलरेडी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, तो हम उसको और एंटीबायोटिक दे देंगे तो वो एक्ट करेगी वहाँ पे? बिल्कुल करती है। उसकी वजह ये है कि लिवर जो है उसके बहुत ज़्यादा रिजर्व्स होते हैं। 80% अगर लिवर जो है वो अगर ऑक्युपाइड हो जाए बाय एन एब्सेस तो और एनी स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, तो जो 20% है वो उसको कंपनसेट कर लेता है। और पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको कभी भी अकेले नहीं, अगर बड़ी एब्सेस है और उसकी लोकेशन ऐसी है जिसमें रप्चर हो जाने का प्लूरल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में खदशा है, इमिनेंट रप्चर का चांस है, तो उसमें एस्पिरेशन या इवन फॉर्मल ओपन ड्रेनेज, यानी खोल के अगर आप लग रहा है आपको कि उसके कंटेंट्स ऐसे सॉलिड हैं जो एक नीडल बायोप्सी या नीडल एस्पिरेशन से नहीं एस्पिरेट होंगे, तो फिर आप उसमें एक लार्ज बोर उसको फॉर्मल एस्पिरेट ओपन करके उसको प्रॉपर फॉर्मल डिब्राइडमेंट करके उसको करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैम फैजान बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। फैजान आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मानसरा से। मैम मानसरा से बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम दरअसल मेरा एक प्रॉब्लम था तो वो डिस्कस करना था यहाँ पे। हाँ जी कीजिए। जी कुछ अर्सा पहले मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था, और वो जो गैस थी वो सारा चेस्ट और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है ना जिस तरह, उससे सर में भी दर्द हो जाता था। जी जी। तो उससे मैम वो मेरा बीपी हाई रहता था ना, ये तकरीबन 170-180 तक जाता था बीपी। तो मैं हेपेटोलॉजिस्ट ही थे कोई, उन्हें मैंने दिखाया था, तो वो कह रहे थे कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन है। 2 माह तो हो चुके हैं मैं, यानी कि उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, इलाज हो रहा है, टैबलेट्स वगैरह, लेकिन जब तक मैं वो बीपी की टैबलेट नहीं रहता ना इंड्रॉल, तो वो बीपी कंट्रोल नहीं होता। मतलब कि जिस दिन छोड़ दूं तो बीपी हाई हो जाता है 150-160 तक। तो काइंडली इसमें डॉक्टर साहब। आपकी एज क्या है? 25। अच्छा जी ठीक है, हम इससे बात करते हैं फैजान। ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कितनी 25? बड़ी यंग एज में इनको हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर। तो इनको ये है कि रेगुलरली इनको ब्लड प्रेशर की दवाई की लगता है ज़रूरत है, और उसके लिए इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है, और उसके लिए सिंपल कुछ इन्वेस्टिगेशन गैस का कुछ बता रहे हैं कि इनका गैस उसमें एंजाइटी का एलिमेंट और वो उसका काफ़ी ज़्यादा लगता है, या जिसको एक एंटिटी हम कहते हैं नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, कि वो इनको इलामात ऐसी हैं कि वो गैस की, जैसे ये कहते हैं गैस सर पे चढ़ जाना वगैरह, और ये सारी। तो इनका सबसे पहले तो क्योंकि इनकी इतनी गैस फॉर्मेशन क्यों है? इनकी गैस से ज़्यादा ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये इंड्रॉल लेते हैं ना, तो इंड्रॉल से इनकी गैस वैस भी बेहतर हो रही है। हाँ। तो इनको एंजाइटी का एलिमेंट है, तो इंड्रॉल देने से उसमें फ़र्क आ जाता है कुछ और कुछ ब्लड प्रेशर का। तो इनको ब्लड प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मुकम्मल चेकअप करना चाहिए, जिसमें इनका एक अल्ट्रासाउंड वगैरह एब्डोमेन का होना चाहिए, किडनीस वगैरह देखना चाहिए, किडनी का प्रोफाइल देखना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, लिपिड प्रोफाइल देखना चाहिए, कि क्योंकि इतनी यंग एज में 25 साल की उम्र में इनको इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, और तो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गैस फॉर्मेशन है इसमें क्वैक्स का बहुत ज़्यादा रोल है इसको एग्रेवेट करने में और इसको ज़्यादा हाईलाइट करने में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डाइजेस्टिव मेडिसिन जी एग्जैक्टली जी बिल्कुल, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो गैस फॉर्मेशन है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नॉर्मली होती है। हम कुछ गैस सॉलो करते हैं, कुछ खाने के साथ ले लेते हैं, और वैसे भी जो है वो बैक्टीरियल ब्रेकडाउन से इंटेस्टाइन्स में गैस और स्टमक में गैस नॉर्मली बन रही होती है, और वो गैस जो है वो इट इज़ एक्सपेल्ड आउट। अब ये कहना कि जी वो सर में चढ़ जाती है, उसमें एक चीज़ ज़रा देख लेनी चाहिए, किसी एक अगर केयरफुल क्लिनिशियन हो के कहीं इनको कोई थोड़ा बहुत कहीं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का कोई एलिमेंट ना हो। जहाँ तक सर में चढ़ने की बात है, इसमें सर की बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें एंग्जाइटी और नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एक एंटिटी है, वो उसको रूल आउट कर लेना ज़रूरी है। और इसमें जहाँ तक सवाल है कि ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में, उसमें ये बिल्कुल ठीक है कि हाइपरटेंशन इस यंग एज में अगर हो रही है तो उसमें अदर कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन रूल आउट करना ज़रूरी है। एक तो प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है, एक कुछ अदर कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन होती है जो प्रोफाइल वगैरह भी करवा लें। एग्जैक्टली कराना चाहिए, और सारी इनको अपनी रीनल प्रोफाइल भी
चेक कराना चाहिए। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं शनाज बोल रही हूँ गुजरावाला से। जी शनाज, कैसी हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शनाज, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगी कि मेरे बेटे को ना पहले कमर में दर्द होती थी, पिछले हिस्से में। तो वो ना कराची गया, तो उसे उधर जाके बाहर हो गया, 2 दिन बाहर हुआ है। तो तीसरे दिन वो चला गया अपनी आंटी के घर। उधर से वापस आया तो उसे कहते हैं कि फेफड़ों में पानी पड़ गया। फेफड़ों में पानी भर गया, निमोनिया हो गया है। अच्छा। फिर उसके ना टेस्ट करवाए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका पानी निकाला तो कहते हैं टीबी हो गई है। क्या हो गई है? टीबी हो गई है। टीबी हो गई है? हाँ जी। पल्मोनरी। अच्छा हाँ ठीक है। तो पहले 9 तारीख को एक्सरे कराया पिछले माह की, फिर अगली माह की 17 को करवाया, पिछले माह की 9 को करवाया तो कुछ नहीं था, अगले माह की 17 को करवाया तो उसका आधे से दुगना हिस्सा जो फेफड़े का था वो ही नजर आ रहा था। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी, क्या ये मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? 2 माह हो गया दवाई खा रहा है, तो अब वो ठीक है पहले से। आपके बेटे की उम्र क्या है? मेरे बेटे की उम्र 27 साल है। 27 साल है, ठीक है जी। चले, मैं बहुत मैं परेशान रहती हूँ, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह। हाँ, तो उसकी खुराक भी उसको अच्छी देती हूँ, अगर कोई आप भी बताएं तो मैं वो भी उसको दूंगी। ठीक है जी, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा सा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का इशू, की डायग्नोसिस इनकी हुई है और उसका मेडिसिन भी ली है और कुछ रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, उससे लगता तो ऐसा है कि उससे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इलाज तो लंबा इनका, कमर में दर्द उससे लिंक था बेसिकली उनको फीवर वगैरह होता होगा, कुछ मैलेस फीवर और बॉडी एक्स वगैरह कुछ। वैसे तो कमर की टीबी भी होती है जो कि स्पाइन टीबी होती है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी सी इससे फर्क होती है। लेकिन इनको बहरहाल जिस तरीके से प्लूरल एफिजन या फेफड़ों में पानी भर आने का ये बता रही हैं, और शायद इन्होंने डॉक्टर ने भी देखा है, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस किया है और ट्रीटमेंट से भी कुछ लग रहा है कि फर्क भी इनको आया है। तो लंबा ट्रीटमेंट है, डरिएगा नहीं। टीबी का ट्रीटमेंट लंबा होता है, 6 से 9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। और ये अभी कुछ इम्प्रूवमेंट तो आनी चाहिए, उसमें एक्सरे वगैरह में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पता नहीं वो कह रही थी एक्सरे करके देखा तो पीछे का ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। नहीं, तो इसके लिए ये कि अपने फिजिशियन को दोबारा दिखाएं, क्योंकि 2 महीने अगर ट्रीटमेंट लिया और उसमें इम्प्रूवमेंट एक्सरे में नहीं आ रही तो इसको फर्दर देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। आमतौर पर 2 महीने के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा ना लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछना चाहूँगी कि लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हो रहे हैं? पाकिस्तान में कुछ इनिशियल केसेस SIUT में हुए हैं, पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट से, बच्चों में बस? जी बच्चों में। और उसके बाद अब लाहौर में शेख ज़ायद हॉस्पिटल में एक ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट, एडल्ट लिवर ट्रांसप्लांट। और कुछ अब और सेंटर्स हैं वो प्राइम अप हो रहे हैं, लाइक पिम्स है और लाइक पेशावर में एक सेटअप बन रहा है, वहाँ पे एक बड़ा एक्सपीरियंस लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन आया है और वो लोग अब काम कर रहे हैं। और रीनल ट्रांसप्लांट के साथ साथ वो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी काम कर रहे हैं। सर क्या है इसका कोई फेलियर रेट है, सक्सेसफुल है? जी इसका मैं इस हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि अब जो है हम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी ये सेटअप अब शुरू करने लगे हैं और एक हमारे पास एक टीम आ रही है फ्रॉम ग्लोबल हॉस्पिटल्स। ये 13th ऑफ दिस मंथ यानी नेक्स्ट ट्यूसडे को दे आर अबाउट टू विजिट ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन, और उसमें प्रोफेसर ग्लोबल से आ रही है? जी ग्लोबल, इंडिया से, चेन्नई, बेंगलोर में इनके सेटअप है। और ये प्रोफेसर मोहम्मद रेला हैं जो एक मशहूर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है और 1500 ट्रांसप्लांट से ज़्यादा वो कर चुके हैं अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट। हम कोशिश करेंगे हम अपने व्यूअर्स को उन टीम से ज़रूर मिलाएं। जी एग्जैक्टली, ये 13 तारीख को ये एडवर्टाइज़ भी हुआ है और अब हम लोग इसका हेपेटोलॉजिस्ट जो हैं ज़ियाउद्दीन में, इसका हम कुछ इसका एक फ़िल्टर क्लिनिक हमने शुरू कर दिया है। हम तकरीबन 15 से 20 मरीज़ इंटरटेन करेंगे उस एक दिन में प्रोफेसर साहब के लिए, और वो ज़्यादातर वो कैंडिडेट्स होंगे जो पोटेंशियल लिवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स होंगे। उसमें कुछ हैं जो कि उनका इनिशियल वर्कअप हुआ है। एक पेशेंट ऐसा भी है जो कि उसको सॉलिटरी एक लिवर में मैस है, वो भी शायद प्रोबेबली हम प्रोफेसर साहब को दिखाएंगे।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कोई ना कोई पेशेंट, कोई इंसान ही लिवर देता होगा? जी जी, तो लाइव डोनर्स भी हैं और कैडावेरिक ट्रांसप्लांट भी। कैडावेरिक ट्रांसप्लांट भी मतलब ब्रेन डेड कैडावेरिक ट्रांसप्लांट भी होता है लाइव। इसमें डॉक्टर साहब मैं वो बताऊंगा कि लाहौर में भी जो ट्रांसप्लांट हुआ ना, कैडावेरिक डोनेशन था। अच्छा, कि वेंटिलेटर पे पेशेंट की डेथ डिक्लेयर हो गई, उसका हार्ट बीट कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ लॉ पास हो गया इसका, तो डॉक्टर साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि जब लॉ भी मौजूद है, लोग की ब्रेन डेड भी डिक्लेयर हो रही है आईसीयू में। अच्छा, लेकिन ये कंसेंट के साथ पेशेंट के साथ हमारे यहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम अवेयरनेस पैदा करें लोगों में, भाई जब व्हेन यू आर डेड और उसका तो आपके ऑर्गन्स आपके किसी काम के नहीं है, और अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप वेंटिलेटर में हैं, तो अगर आपने विल की हुई है, कंसेंट दी हुई है लाइफ टाइम में कि भाई अगर खुदा न खास्ता अगर इस तरीके की कोई मौत वाक़ई हो जाए तो आपके ऑर्गन्स किसी के काम आ जाए। यहाँ पे एक बड़ा मिसकंसेप्ट है। वसीयत भी करनी चाहिए सबको। हाँ, इतनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर जाते हैं। हाँ, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है भाई, ये भी किसी के काम आ सकती है ना। ये एक मिसकंसेप्ट ये है कि लोग कहते हैं कि वो घर में मुर्दे की डेथ हो गई तो उसके ऑर्गन निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है। ये वही लोगों के ऑर्गन लिए जाते हैं जो कि वेंटिलेटर पे जिनका हार्ट बीट कर रहा हो, ब्रेन डेड होती है कि डेथ की कुछ देर तक भी ऑर्गन जो है वो वाइटल रहते हैं, लेकिन उसको नहीं लेते। अच्छा, सिर्फ उन्हीं को है जो कि वेंटिलेटर पे हो। बहुत आगे बढ़ रही है, तो हमारे पास ना वक्त जो है वो ब्रेक का हो गया है और आप दोनों को मुझे यहाँ थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा वेडनेसडे वर्कआउट, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।